हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। तो देखिए, आज हम राजस्थान इतिहास की आज की कक्षा में आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है हमारे राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। ठीक है, शुरू करें हम। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आप लोग कुछ भी लिखे उससे पहले मेरी सुने, फिर आराम से लिखें। सबसे पहली बात तो यह करें कि राजस्थान में ये जो जनजातीय आंदोलन हो रहे हैं या फिर ये जो समाज सुधार हो रहे हैं, इसकी प्रेरणा मिल कैसे रही है, मोटिवेशन कहां से मिल रहा है। ठीक है, तो प्रेरणा की बात करें तो ये जो समाज सुधार की प्रेरणा मिल रही है, प्रेरणा मिलेगी आपके दयानंद सरस्वती। ठीक है, हमारे भारतीय इतिहास के फर्स्ट पेपर में भी है ये हमारे, केवल हम यहां पर तथ्य के रूप में इनको शामिल करेंगे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनके द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी, आर्य समाज की। ठीक है, स्थापना की डेट कहां पर? बंबई में। बात करें दयानंद सरस्वती की, राजस्थान में पहली बार आगमन, राजस्थान में पहली बार आगमन, यह आगमन हुआ आपके करौली में 1865। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है और पूछी भी जा चुकी है, सत्यार्थ प्रकाश। भाषा कौन सी है इसकी? हिंदी भाषा है। और इसका जो अधिकांश भाग लिखा गया है, अधिकांश भाग लिखा गया आपके उदयपुर में। बात करें इसका प्रथम प्रकाशन, और इसका प्रथम प्रकाशन हुआ है आपके अजमेर से। ठीक है, ये तो जब आप भारतीय इतिहास में इनको पढ़ोगे तब बाकी की चीजें आपको देखने को मिलेगी। भाई, इन्होंने हिंदी में अपने उपदेश देने शुरू किए हैं। नमस्कार जी। ठीक है, तब आपको देखने को मिलेगा कि सब केशव चंद्र सेन के प्रभाव में आके, ये पिछली बार पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती ने किसके प्रभाव में या किसके कहने पर अपने उपदेश हिंदी भाषा में देने शुरू किए हैं? केशव चंद्र सेन के आदि। ठीक है, हम केवल यहां पर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इनको देखेंगे। 1877 में इन्होंने वाराणसी में वैदिक यंत्रालय की स्थापना की और बाद में इसको कहां ले आए? उदयपुर में। जैसे ये राजस्थान में आए तो राजस्थान में इनके आगमन के बाद कई इनके अनुयायी बने हैं। कई राजा, तो जिसमें आप बात करेंगे जोधपुर के राजा की जसवंत सिंह सेकंड, वो इनके प्रसिद्ध अनुयायियों में से एक रहे हैं। इसी क्रम में देखें राजस्थान की जनजातियों को, तो राजस्थान में आपको मूल रूप से आंदोलन करने वाली आपको 3 जनजातियां मिलेगी। एक है आपके मेर जाति, फिर आपको मिलेगी भील जनजाति, और एक, लेकिन यहां पर एक विचारणीय प्रश्न है। विचारणीय प्रश्न यह है कि ऐसा क्या कारण है कि अंग्रेजों के आने के बाद ही ये जातियां विरोध कर रही हैं या विद्रोह कर रही हैं? रह तो ये प्राचीन काल से ही रह रही है, और कुछ राजाओं के काल में या कहें कुछ विशेष राजवंशों के साथ में अगर आप देखोगे तो ये पूरे सहयोग के रूप में देखते हैं। जैसे आपके फर्स्ट पेपर में एक टॉपिक जुड़े हुए हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के तो पूंजा भील कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में साथ दे रहे हैं। मेवाड़ के इतिहास को जब आप देखते हैं तो ऊंदरी गांव का भील सरदार, ऊंदरी गांव जो कि आपके उदयपुर में है, उसका भील सरदार अपने अंगूठे में चीरा लगाकर मेवाड़ शासकों का राज तिलक किया करता था। यही कारण है कि प्रताप का राज तिलक वो आपके पूंजा भील द्वारा किया गया है। ठीक है, ऐसे ही आप मीणाओं को देखते हैं तो जयपुर रियासत मीणाओं की संख्या के हिसाब से
सबसे आगे रहेगी, और मीणाओं का जो आंदोलन है वो भी आपके जयपुर के आसपास ही फैलना है। और मीणाओं ने यहां पर जयपुर शासकों के रूप में भी या जयपुर शासकों के सहयोगियों के रूप में काफी भूमिका निभाई है। यानी कहीं ना कहीं अंग्रेजों की कुछ नीतियां इन्हें विद्रोह करने के लिए तैयार करेगी, उकसाएगी, और फिर आग में घी डालने का काम दयानंद सरस्वती यहां पर इनके स्व की अवधारणा, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वधर्म और स्वराज्य, जिसमें इनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य की तुलना में बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरह के विचार आए। इसी समय आप देखेंगे तो 1813 का एक चार्टर एक्ट है। 1813 के चार्टर एक्ट में यह आपकी दो तरह से जुड़ा हुआ है, एक तो आपके एजुकेशन सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार अंग्रेजों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट दी, के प्रचार की अनुमति दे दी है आपके। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की छूट अंग्रेजों को कब से दी गई है? 1813 के। अब आप अकॉर्डिंग अंग्रेजों के हिसाब से जब हम सोचते हैं कि भाई ये धर्म प्रचार के लिए सबसे पहले कौन से क्षेत्रों को चुनेंगे, संपन्न क्षेत्रों को या पिछड़े हुए क्षेत्रों को? पिछड़े क्षेत्रों को। पिछड़ा व्यक्ति थोड़ा जल्दी धर्म परिवर्तित करेगा, बशर्ते उसे कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, सही है। और पिछड़े क्षेत्रों में इन्होंने अपने धर्म का प्रभाव करना या प्रचार करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने धर्म को संकट में महसूस कर रहे हैं, विशेषता आपके हिंदू, ठीक है। तो राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, प्रेरणा आपको दयानंद सरस्वती से, एक फैक्ट के रूप में हम 1813 के चार्टर एक्ट को भी पढ़ेंगे। अब राजस्थान के प्राचीनतम जनजातीय आंदोलनों की अगर हम बात करें तो मेर आंदोलन। मेर आंदोलन होगा कहां पर? आपके अजमेर में। कब होगा? 1821 में। राजस्थान में अंग्रेजी शासन की शुरुआत जब आप देखते हैं तो 1818 में अजमेर से ही होनी है, और 1818 में राजस्थान का अजमेर अंग्रेजों को प्राप्त हुआ है। किससे? राजस्थान की पहली रियासत जिसके साथ में अंग्रेजों ने संधि की हो, करौली, नवंबर 1817। सही कह रहा हूं ना? हां जी। मैं कहना चाह रहा हूं कि साहब राजस्थान में अजमेर से इनके शासन की शुरुआत हुई, और अजमेर पहली बार इनको मिला कब मिला? 1818 में, मराठा सरदार सिंधिया से, ठीक है। और यहां पर अजमेर में मेर जाति के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। यही कारण है कि मेरों को नियंत्रित करने के लिए 1822 में मेर बटालियन की स्थापना की गई, और बाद में इनका मुख्यालय रखा गया है आपके ब्यावर में। 1857 की क्रांति में ब्यावर मेर बटालियन ने हिस्सा नहीं लिया है, ना ही खेरवाड़ा की मेवाड़ भीलकोर ने लिया है। राजस्थान की दो ऐसी सैनिक छावनियां जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया, एक आपके ब्यावर वाली और दूसरी आपकी खेरवाड़ा उदयपुर वाली, क्योंकि दोनों में ही आपकी जनजातीय सेना है, ठीक है। फिर आगे की बात करें, राजस्थान का प्रसिद्ध आंदोलन दोनों ही है, हमारे भील भी है और मीणा भी है। भील आंदोलनों की अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान का पहला भील आंदोलन कब हुआ है? हाँ जी बोलिए। आप इनकी चिंता मत करो, लाइन तो मैं और खींच लूंगा, आप तो बताओ। राजस्थान का पहला भील आंदोलन 1800 ये आएगा आपका भगत आंदोलन, और फिर यहां पर आ जाएंगे आपके एक की आंदोलन, मोतीलाल तेजावत वाला, ठीक है। बात करें राजस्थान का पहला भील आंदोलन 1826 में, कहां पर होगा? उदयपुर में एक गांव है बारापाल,
और बारापाल गांव में एक भील सरदार है जिसका नाम है गोविंदा। हाँ जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, गोविंदा। और इनके साथ में एक है दौलतमल। इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, फिर से 1881 में विद्रोह किया गया, और फिर ये दो तो हमें स्पेशली पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन भील आंदोलन पढ़े उससे पहले हमें भीलों के आंदोलन के कारण, पहले इन दोनों को लिखेंगे फैक्ट्स के रूप में, फिर कि क्या कारण है कि भाई राजस्थान में भील आंदोलन हो रहा है। क्योंकि भीलों की कुछ व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएगी आपके। जैसे भील लोग जो खेती करते हैं, भील लोग जो खेती करते हैं उसको हम झूम खेती, हाँ जी, और इनकी झूम खेती किस नाम से? चिमाता। भीलों की झूम खेती चिमाता के नाम से। ठीक है, उस पर अंग्रेज रोक लगा देंगे। एक इनको देसी शराब का बड़ा शौक है, शराब। ठीक है, और ये बनाते थे ताड़ी, और देसी शराब ताड़ी, और ये बनाई जाती थी महुआ वृक्ष की छाल से। तो अंग्रेजों ने इस पर भी रोक लगा दी, भाई आपको देसी नहीं पीनी है। ठीक है, या फिर कहें कि शराब के व्यापार को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया है ताकि इससे राज्य की इनकम बढ़ सके। तो जो काम ये खुद करते थे अब उसके लिए इनको टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, इनके राज्य में से अगर कोई व्यक्ति गुजरता था इनके क्षेत्र में से, तो उनसे ये कर लिया करते थे, बोलाई कर। कौन सी लाई? बोलाई कर। ये एक्चुअल में एक सिक्योरिटी टैक्स के रूप में, कि भाई आपको कोई नहीं लूटेगा, लूटते हम ही थे, अब जब आप टैक्स ही दे दोगे तो हम भी आपको नहीं लूटेंगे, अब आप आराम से जा सकते हो। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कहा तुम्हें यह भी नहीं लेना है, नहीं लेंगे भाई। फिर कि जो इनका आराध्य देव है, कौन है? जोर से बोलो ना। भीलों का जो आराध्य देव है, केसरिया नाथ, उदयपुर वाले। ठीक है, हाँ, धुलेव गांव उदयपुर। और इस मंदिर पर भी राज्य का नियंत्रण हो गया, मेवाड़ सरकार ने इसे सीधे अपने प्रभाव में ले लिया। यही कारण है कि इस मंदिर के जो पुजारी थे 1881 में, खेमराज भंडारी, और इन खेमराज भंडारी ने भीलों को उकसा दिया, और इसके कहने पर भीलों ने विद्रोह कर दिया 1881 में। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि 1826 से 81 के बीच में भीलों ने कुछ नहीं किया हो? जैसे 1821 में मेरों ने विद्रोह किया, मेरों को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने मेर बटालियन बना ली। भीलों को भी तो नियंत्रित करने का कुछ ना कुछ प्रयास किया होगा। भीलों को पहली बार सेना में प्रवेश, भीलों को सेना में पहली बार प्रवेश, हाँ जी, हाँ, मैं तो बोलूंगा आप लोग बोले ना, मैं लिखने लगूंगा फिर आप बोलेंगे। पहली बार 1835 में जोधपुर लीजियन, एरिनपुरा क्रांति में लिख चुके हैं हम। ठीक है, हाँ जी, जोधपुर में भी है मैडम, गोडवार जो क्षेत्र है, पाली का बाली, पाली की तहसील है बाली, वहां पर मिलेंगे आपको ये। ठीक है, तो जोधपुर लीजियन का गठन किया गया है राजस्थान में पहली बार भीलों को सेना में शामिल करने के रूप में। और भारत में अगर आप पहली बार देखोगे भीलों को सेना में प्रवेश देने की बात करें भारत के अकॉर्डिंग, तो पहली बार कब देंगे? 1825 में बंबई में। कौन सी सेना है? खानदेश भील कौर। और राजस्थान में 1835 जोधपुर लीजियन। फिर आपने जैसा कि अभी कहा 1841 में, हाँ जी, ये नहीं लिखता तो आप 3-4 बार बोलते रहते, मेवाड़ भील कौर। ठीक है, ये भीलों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो थोड़ा कुछ लिख लें अपन, फिर थोड़ा आगे चलते हैं।
राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। लिखे जी, क्या आएगा? अरे इसमें कहां से आ गया, बीच में ही लिखें। 1813 के चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में, चार्टर एक्ट में, चार्टर एक्ट में अंग्रेजों को भारत में पहली बार धर्म प्रचार की, पहली बार धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, अनुमति दी गई और अंग्रेजों ने धर्म प्रचार के लिए पिछड़े क्षेत्रों को चुना, पिछड़े क्षेत्रों को चुना, पिछड़े क्षेत्रों को चुना। नेक्स्ट, अगली लाइन। राजस्थान में समाज सुधार की प्रेरणा, राजस्थान में समाज सुधार की प्रेरणा, समाज सुधार की प्रेरणा दयानंद सरस्वती और उनकी संस्था आर्य समाज से मिली। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती राजस्थान में पहली बार, दयानंद सरस्वती राजस्थान में पहली बार 1865 में, 1865, 1865 में करौली रियासत आए, करौली रियासत आए। 1881 में, 81, 1881 में दयानंद सरस्वती की मुलाकात, दयानंद सरस्वती की मुलाकात गोविंदगिरी से हुई, गोविंदगिरी से हुई। अब देखिए, ये आपके दयानंद सरस्वती आपके फर्स्ट पेपर में भी है, इसीलिए मैंने ये डेट्स वगैरह नहीं लिखवाई है आपको, केवल राजस्थान के अकॉर्डिंग बातें लिखवाई है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का अर्थ भारतीय इतिहास वाले भाग की बात है ना। मेरे बोलने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, आप क्षमा करें। नहीं, मेरी भावनाओं को आपने अच्छे से समझा है। हाँ जी मैडम, अच्छी बात है मैडम, आगे लिखो। 1877 में, 77, 1877 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा वैदिक
वैदिक यंत्रालय, वैदिक यंत्रालय की स्थापना कहां की गई? वाराणसी में की गई। सर यहां से वेदों से समझो कि इनका स्लोगन है वेदों की ओर लौट चलो, उससे संबंधित प्रतियां जारी की जाती थी, ठीक है, की स्थापना की गई, जो बाद में अजमेर में, हाँ उदयपुर, सॉरी अजमेर नहीं, ना अरे डटो तो सही दादा, डट जाओ रे। जो बाद में पहले उदयपुर और अंत में सत्यार्थ प्रकाश यहीं से निकलेगी, और अंत में अजमेर में स्थापित हुई, हो गई। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम, लाइन बदल के लिखेंगे ना, राजस्थान का प्रथम जनजातीय आंदोलन, राजस्थान का प्रथम जनजातीय आंदोलन कौन सा है? 1821 का मेर विद्रोह था, जिसे नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1822 में मेर बटालियन का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय पहले अजमेर और बाद में ब्यावर रखा गया, ठीक है। लिखो भील आंदोलन, भील आंदोलन लिखें। राजस्थान का प्रथम भील आंदोलन 1826 में उदयपुर के बारापाल गांव में हुआ। जिसका नेतृत्व किसके द्वारा?
गोविंदा और दौलतमल, गोविंदा और दौलतमल के द्वारा, गोविंदा और दौलतमल के द्वारा किया गया नेक्स्ट, भीलों को नियंत्रित करने के लिए, भीलों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें सेना में प्रवेश दिया, सेना में प्रवेश दिया। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार भीलों को सेना में प्रवेश, 1835 में 1835 में कौन सी है? जोधपुर लीजियन में दिया गया ठीक है, ऐसे ओरली बता देना। 1857 की क्रांति में कहां थी ये जोधपुर लीजियन? एरनपुरा में, एरनपुरा पाली में। और चलो दिल्ली का नारा, ये तो नारा ही है। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी, शिवनाथ सिंह कहां के थे? हाँ, आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह। नेक्स्ट, 1841 में 41 में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कर, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कर इसका मुख्यालय कहां पर? हाँ, इसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया। नोट करके लिख लीजिएगा। भारत में पहली बार भीलों को सेना में प्रवेश, भीलों को सेना में प्रवेश 1825 में 1825 में बंबई में खानदेश भीलकोर में दिया गया। खानदेश भीलकोर में दिया गया। सब बंबई में ही है, महाराष्ट्र में। हाँ जी, खानदेश तो जगह का नाम है मैडम, जो आपके महाराष्ट्र में है। खानदेश कोई जाति नहीं है। तो खां से हो सकती है, वो खाना बदोश अलग है, वो तो घुमक्कड़ हो गया एक तरीके से, है ना।
हाँ जी गुरुजी। सर एक्चुअल में क्या था कि जोधपुर महाराजा के साथ में, जो कि जोधपुर महाराजा थे मान सिंह, उनके साथ में एक संधि की थी अंग्रेजों ने। उस संधि में यह था कि जिस दिन अंग्रेज कहेंगे ना, उस दिन जोधपुर शासक 1500 घुड़सवारों की सहायता देगा। उस संधि के आधार पर पहली बार ये जो पाली बाली तहसील जिसका हमने नाम लिया है, उस क्षेत्र के भीलों को नियंत्रित करने के लिए जोधपुर लीजियन का गठन किया गया था। सैनिक टुकड़ी का नाम है ये। हाँ हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपने व्यक्ति की बात पहले समझते हैं। कोई और आके कहे आपको कि भाई ऐसा होगा तो आप थोड़ा कम यकीन करेंगे, लेकिन खुद का ही व्यक्ति जब प्रशासन में होता है तो फिर क्या करें? अब ये तो विवाद की बात आ गई। लिखे भीलों के आंदोलन के कारण भीलों के आंदोलन के कारण नंबर 1, भीलों द्वारा की जाने वाली झूम खेती झूम खेती कौन सी है? चीमाता पर अंग्रेजों द्वारा रोक। नंबर 2, भीलों द्वारा महुआ वृक्ष की देशी शराब बनाने पर रोक। नंबर 3, बोलाई ब्रैकेट में लिखना, सुरक्षा एवं चौकीदारी कर। चौकीदारी कर। अब एक बार फिर से सुन लो, आप भूल गए होंगे। बोलाई कर कि कोई व्यक्ति इनके राज्य में से होकर गुजरेगा, इनके क्षेत्र में से होकर गुजरेगा, तो पहले तो खुद ही हमला करते थे लूटने के लिए। ठीक है, फिर कि भाई मान लो बिना लूटे जाए तो क्या करोगे कि ऐसा करो टैक्स दे दो, कोई नहीं लूटेगा, कि किसी और ने लूटा तो कि लूटने वाले तो हम ही हैं। बोलाई कर। क्या अगर लूट लिया तो कि हमारी गारंटी है, इसलिए चौकीदारी शब्द डलवाया है। ठीक है, चौकीदारी एवं सुरक्षा कर पर रोक। अंग्रेजों ने रोक लगा दी। भाई जब जंगलों को ही साफ कर दिया है तो फिर भीलों की क्या आवश्यकता है? बोलाई कर तो लेगा ही नहीं कोई, अब तो मैदान हो गए साफ। फिर है भीलों के आराध्य देव ऋषभदेव ऑब्लिक केसरियानाथ। ऋषभदेव ऑब्लिक केसरियानाथ के मंदिर के नियंत्रण को मेवाड़ सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेना। ठीक है, लाइन बदल के लिखिएगा। 1881 में 81 में ऋषभदेव मंदिर के
ऋषभदेव मंदिर के मुख्य पुजारी खेमराज भंडारी के उकसाने पर भीलों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। समझौते के लिए मेवाड़ महाराणा, कौन है इस समय मेवाड़ महाराणा 81 में? हाँ, सज्जन सिंह। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने कवि राजा श्यामल दास, नाम लिखूं? लिखूं? कवि राजा श्यामल दास को भेजा। भेज दिए। बस अब आप लिखो गोविंदगिरी और भगत आंदोलन। सब ये झूम खेती क्या होती है? कहां से आई आवाज? साहब वैसे तो ये भूगोल की बात है ना। तथ्य की दृष्टि से जो हमने पढ़ा है वो ये जंगलों को साफ कर, जंगलों में आग लगाकर, स्थान बदल कर खेती स्थानांतरित कृषि, आज इधर वाले खेत में कर ली, एक साल के लिए इसको पड़त छोड़ दिया, फिर उधर वाले में कर ली। ठीक है, इस तरह की है ये आपकी। तो भील जब इस तरह की खेती करते हैं उसको कहते हैं ची माता। कौन सी माता? ची माता। जबकि राजस्थान में इसको वालरा कहते हैं, है ना। हाँ देखो, पहले कहा ना ज्योग्राफी की बात है, हमें जो फैक्ट्स है हमने बता दिया आपको। हाँ जी, हेडिंग लिखी है आप लोगों ने? हेडिंग नहीं लिखी? राजा मेवाड़ सरकार ने तो लिया नियंत्रण में। मेवाड़ सरकार ने ही तो नियंत्रण में लिया है। अब देखो ना मैंने क्या लिखवाया है, मंदिर को मेवाड़ सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया है। ठीक है गुरुजी। कब? इस समय तो हम मेवाड़ के खिलाफ है। ठीक है, सुनिए जी। और 1857 की क्रांति है, 1818 की संधियों के बाद तो किसी भी रियासत में शासन अंग्रेज ही तो कर रहे हैं, केवल नाम मात्र के कठपुतली शासक के रूप में बैठे हुए हैं शासक तो। ठीक है, गोविंदगिरी और कौन सा आंदोलन? हाँ जी, भगत आंदोलन। सबसे पहले तो इन भाई साहब का जन्म बताओ जी। जन्म एक गांव है आपका बासिया। अब इस बासिया गांव का एक दूसरा नाम और मिलता है आपको, बेड़सा। ठीक है, और ये गांव आपके कहां पर है? डूंगरपुर में। ठीक है, लिखूंगा मैडम, अभी लिखूंगा, बंजारा परिवार लिख रहा हूं। एक बंजारे परिवार में। हाँ जी, जन्म तो एक ही परिवार में होगा ना, एक बंजारे परिवार में। देखिए, ये एक बहुत ही विशेष बात दिखाई देगी आपको कि दोनों जो भील आंदोलन के नेता हैं मूल रूप से भील जाति से संबंधित नहीं है, वो ओसवाल जाति से।
और ये आपके बंजारे परिवार से। कई बार तो ये सीधा ही आ जाता है, गोविंद गिरी का जन्म हुआ, एक ऑप्शन में रहता है एक बंजारा परिवार। हाँ, किसी में भी आ सकता है। ठीक है, फिर बात करें इन्हें समाज सुधार की प्रेरणा, ये तो आप लिख ही चुके हैं पहले। इन्हें समाज सुधार की जो प्रेरणा मिली है वो किनसे मिली है? दयानंद सरस्वती से मिल गई। आगे की बात करें, इनके गुरुजी का नाम मिलता है हमें राजगिरी। अब ये राजगिरी है ना, वो कोटा बूंदी के अखाड़ा संत है सब, पहलवान नहीं है। जिस तरह से शास्त्रार्थ होता है ना विद्वानों के बीच में, ऐसे भक्ति संतों के बीच में भी अखाड़े होते हैं। ये जो ग्रामीण क्षेत्र में जो होते हैं उनको तो पता है, देवताओं वगैरह का आना, अखाड़ा, जो गीत वगैरह गाए जाते हैं। अब समझ गए ना आप लोग, इतने में तो पार पड़ जानी है। ठीक है, और इनका संबंध कौन सी शाखा से है? इनका संबंध है दशनामी शाखा से, और दशनामी शाखा की एक उप शाखा है जिसका नाम है गिरी। इसीलिए ये अपने नाम के पीछे देखो क्या मिलेगा, गोविंद गिरी। ठीक है, क्योंकि ये दशनामी संप्रदाय के गिरी शाखा से संबंधित है। ठीक है, अब बात करें, चूंकि इनको समाज सुधार की प्रेरणा मिली है दयानंद सरस्वती से, दयानंद सरस्वती से इन्हें प्रेरणा मिल गई, तो सबसे पहले तो इन्होंने अपने धूनी और निशान ये कहां स्थापित करवाया है? बेड़सा गांव में कर दिया स्थापित। साथ ही इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया है। कौन सा आंदोलन? अब आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, दोस्त तो फिर गुरुजनों पे तो रहता ही रहता है। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। हमने क्या बताया? गोविंद गिरी के द्वारा। कि गुरुजी ये तो गलत है, सफा सफा झूठ बोल रहे हो, वो भी लाइव में आके बोल रहे हो। दोनों ही बातें सही हैं। ऑप्शन में दोनों आ भी जाए तो भी दयानंद सरस्वती ही करके आना। सुना ना आप सबने? हाँ, नहीं मैडम, 2 बार बताने से ज्यादा अच्छे से याद होता है। ठीक है, ज्यादा उधार नहीं रखा अपन ने। ठीक है, शुद्धि आंदोलन सुनिए जी। शुद्धि आंदोलन क्या है? धर्म परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए चलाया गया आंदोलन। ठीक है, मूलतः है आपके दयानंद सरस्वती द्वारा, लेकिन गोविंद गिरी ने भी इसको चलाया है आपके। ठीक है, फिर अगली बात करें, 1883 में 83, हाँ जी, संप सभा की स्थापना कर दी। कहां पर? संप सभा की स्थापना कहां की है? सिरोही में। और कब की है? 1883 में। अब बात करें संप सभा की। इस संप शब्द का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। क्या अर्थ होगा इसका? इनमें से कोई सा भी हो, सब सही है। ये सारे ही इसका मतलब होता है। एकता, पूर्णता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा। संप सभा में नियम कितने थे? कितने नियम बताए गए हैं? कितने बताए गए हैं? और बहुत सीधी सीधी बातें हैं, बहुत सीधी सीधे। शराब नहीं पीनी है, पीनी नहीं है, पढ़ाने दो, है ना? आज बालकों को आप शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजेंगे, बेगार नहीं देंगे।
बेगार करनी ही नहीं है अपने को किसी से, ठीक है। अब जैसे ही इसमें ये जो नियम है मद्य निषेध, मतलब शराबबंदी, अब जैसे ही इस पर रोक लगाई जाएगी मेवाड़ सरकार संकट में आ जाएगी। अब संकट में क्यों आएगी? और मेवाड़ के संकट का अर्थ यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी संकट में आएगी, क्योंकि कंपनी को राजस्व रेवेन्यू मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है ना। अरे देखो, शराब से वैसे किसी का घर नहीं बसता है, सब दुखी ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो हर साल नई दुकानें खुलती हैं, क्योंकि वहां से टैक्स मिल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो मेवाड़ सरकार ने किस पर निशाना साधना शुरू कर दिया? गोविंदगिरी पर। इधर गोविंदगिरी के नियम बहुत सीधे और सरल हैं, यही कारण है कि सब लोगों तक इनकी पहुंच हो चुकी है, जन जन के बीच में लोकप्रिय हो चुके हैं। अब इन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, अपन सम्मेलन बुलाने की प्रथा शुरू करते हैं। भाई एक सम्मेलन तो होना चाहिए ना साल में एक बार, और सम्मेलन की तिथि तय की गई। अब उस समय तो कैलेंडर इतने थे नहीं, तो फिर तिथि बनाई गई आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। पहला सम्मेलन कब बुलाया गया? 1903 में। अच्छा, सम्मेलन की तिथि रख ली, वर्ष भी रख दिया, और कहां बुलाना है? मानगढ़ की पहाड़ियों में। कौन से जिले में रख सकते हैं हम इसको? बांसवाड़ा में। अच्छा, 1908 में सरकार ने रोक लगा दी कि भाई देख, तू हर साल मत बुलाया, अगर परेशानी हो सकती है, कल को मत कहना हम गोलियां वोलियां कुछ चला देता हूं, कि नहीं हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चित रहो, हम केवल मिलते हैं, बैठते हैं, अपनी बात करते हैं और चले जाते हैं, आपको कुछ नहीं कहते हैं। सरकार ने एक बार प्रयास किया 1908 में। 1911 में इनके द्वारा, किनके द्वारा? गोविंदगिरी के द्वारा भगत पंथ की स्थापना की गई। इसलिए आपका यह आंदोलन क्या कहलाएगा? भगत आंदोलन। भगत पंथ की स्थापना और फिर से कहां कर दी? बेड़सा, डूंगरपुर में कर दी स्थापना। अच्छा, अब साल आ गया आपके 1913 का, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा। 1913 के वर्ष में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा आनी थी नवंबर के महीने में, ठीक है। तो साहब आसपास के सब भीलों को पता है भाई हर साल मीटिंग होती है, चलो रे भाई, कुछ तो जाते थे सभा में भाग लेने, कुछ मेरे जैसे भोले आदमी होते थे, चलो देख ही आएंगे, देखे क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बात होती है। मिलने के पर्पज से मेले के रूप में चले गए। एक यहां पर सैनिक है, नवंबर से पहले कौन सा महीना आएगा आपके? अक्टूबर 1913 में क्या हुआ कि इस पहाड़ी के पास में एक सैनिक है जिसका नाम है गुल मोहम्मद, और इस गुल मोहम्मद की कुछ भीलों ने हत्या कर दी। हथियार लेके आ गए, ये अकेला था, कहा भाग जाओ, यहां पे आने की जरूरत नहीं है, अब कोई अकेला आदमी हो जब तो चला जाए। बहुत सारे व्यक्ति थे, इसको घेर के इसी की हत्या कर दी। प्रशासन को इस बात का पता चला, ठीक है। अब मीटिंग की डेट आ गई 17 नवंबर 1913, और इस सम्मेलन पर गोलियां चलाने के लिए आ गए आपके अंग्रेज। साथ में आपकी सेना भी है मेवाड़ भीलकोर की, और साथ में कौन कौन है? कर्नल शर्टन, मेजर एमएस बेले, मेजर स्टॉकले, आगे इनके साथ साथ सूथ रियासत की भी सेना है, ईडर की भी सेना है, ये दोनों ही आपके गुजरात में वर्तमान में, ठीक है। ये सैनिक आ गए और इन महाशय के कहने पर गोलियां चलाई गई। किसके कहने पर? कर्नल शर्टन, चला दी गोलियां। लगभग 1500 भील मारे गए। इतिहास में यह घटना मानगढ़ हत्याकांड के नाम से दर्ज हो गई, ठीक है। भीलों की ओर से सबसे पहले आत्मसमर्पण करने वाला
पुंजिया भील, जो कि गोविंदगिरी का शिष्य था, सरेंडर कर दिया। अब कोई एक शुरुआत करता है तो फिर दूसरा ऑटोमेटिक ही चला जाता है, ठीक है। पुंजिया भील के कहने पर ही सरेंडर कर दिया गोविंदगिरी ने। गोविंदगिरी पर मुकदमा चलाया गया। इस हत्याकांड का आरोप किस पर लगा दिया गया? गोविंदगिरी पर। मुकदमा चलाया गया। मुकदमा कहां चलाया? अहमदाबाद में। और इन्हें शुरू में सजा सुनाई गई मृत्युदंड की। ये तो गलत है, इसमें संशोधन किया गया, 10 वर्ष की सजा सुना दी। लेकिन इन्हें अच्छे व्यवहार के कारण, साधु संत आदमी बेचारा, पहले ही रिहा कर दिया 7 साल की सजा के बाद ही। और यहां से ये चले गए कंबोई, गुजरात में। वहीं रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब 7 साल जोड़ लो 1913 में 20, और नवंबर टू नवंबर, फिर आया दिसंबर के बाद जनवरी, तो वर्ष कौन सा आ जाएगा? और 1921 में आंदोलन शुरू होना है मोतीलाल तेजावत का। एक ही आंदोलन, जहां से ये छोड़ेंगे ठीक वहां से आगे पकड़ेंगे मोतीलाल तेजावत, ठीक है। यही लिखना है अपने को। नहीं, इन पर यह आरोप लगाया गया था कि आपको मना किया गया था, पहले आपको नहीं बुलाना चाहिए था। इनकी ओर से एक वकील है, कौन था जिसने इनकी ओर से मुकदमे में पैरवी की है? अंतोल दास। इन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये तो वो संत टाइप के आदमी, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हमें वकीलों की तो आप जानते ही है ना। धन्यवाद। इतनी प्रशंसा कभी गुरुजनों की तो नहीं की। हाँ, लिखो भाई आगे। कौन सा किसान? धूणी। अच्छा, धूणी। मैं बता दूंगा, है ना। आपसे सहायता मांगू तब दिया करो, तब तो चुपचाप बैठ जाते हो। सर, ये जो साधु सन्यासी टाइप के आदमी, वो जो अखाड़ा लगा के बैठ जाते हैं ना, वो हवन कुंड जैसा, धूणा। बता दिया ना, तुम मामले को गड़बड़ा देते। अभी गोविंदगिरी और भगत आंदोलन, इन्होंने तो नहीं लिखी है, इनके ऊपर बाद में कई लोगों ने लिख दी है। लिखे जी, जन्म शॉर्ट में लिखवा दूं? अरे मतलब जन्म लिखो। जन्म 20 दिसंबर 1858, 58। समझ गया? 20 दिसंबर 1858, बासिया ऑब्लिक बेडसा गांव, डूंगरपुर में। बासिया ऑब्लिक बेडसा गांव, डूंगरपुर में। एक बंजारे परिवार में हुआ। एक बंजारे परिवार में हुआ। नेक्स्ट, इन्हें समाज सुधार की प्रेरणा। इन्हें समाज सुधार की प्रेरणा, समाज सुधार की प्रेरणा किससे मिली? दयानंद सरस्वती से मिली। इन दोनों की मुलाकात की जानकारी लिख चुके हैं अपन, है ना, से मिली। नेक्स्ट, इनके गुरु राजगिरी। इनके गुरु राजगिरी कोटा बूंदी के। इनके गुरु राजगिरी कोटा बूंदी के
कोटा बूंदी के प्रसिद्ध अखाड़ा संत थे। ये तो जिस दिन पेपर लगेगा ना उस दिन पता चलेगा। कोटा बूंदी के अखाड़ा संत थे। नेक्स्ट, गोविंदगिरी। गोविंदगिरी दशनामी संप्रदाय की, दशनामी, कितने नामी? दशनामी संप्रदाय की गिरी शाखा से संबंधित थे। दशनामी संप्रदाय की उपशाखा गिरी से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट, गोविंदगिरी ने गोविंदगिरी ने अपनी धूणी और निशान, धूणी और निशान कहां पर? बेडसा गांव। मैडम खुद का एक सिंबल होता है ना, वो जो त्रिशूल टाइप में नहीं होता है, हाँ, ध्वज के रूप में। धूणी और निशान बेडसा गांव में स्थापित किया। नेक्स्ट, धर्म परिवर्तित हिंदुओं को, धर्म परिवर्तित हिंदुओं को, धर्म परिवर्तित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए, पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए, शामिल करने के लिए गोविंदगिरी ने दयानंद सरस्वती की तरह, दयानंद सरस्वती की तरह शुद्धि आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन चलाया। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? 1883 में, 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की, संप सभा की स्थापना की, संप सभा की स्थापना की। नेक्स्ट, संप सभा के, संप सभा के 10 नियम थे। 10 नियम थे। 10 नियम थे जिनमें मद निषेध, मद निषेध, बेगार समाप्ति, बेगार समाप्ति, मद निषेध, शराब नहीं पीना, मद निषेध और बेगार समाप्ति, कौमा भील बालकों को शिक्षा प्राप्त, शिक्षा प्राप्त जैसी सामान्य बातें थी।
नेक्स्ट, संप शब्द का अर्थ होता है, संप शब्द का अर्थ होता है संप शब्द का अर्थ होता है एकता, पूर्णता, एकता, पूर्णता, समग्रता, बंधुत्व, और भाईचारा। इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है, सारे ऑप्शन में एक साथ आ जाएंगे, डिलीट हो जाएगा, घबराना मत। कहीं वहीं पे तनाव ले लो कि अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, सरकार बैठी है ना। नेक्स्ट लिखें, 1903 से गोविंदगिरी ने भीलों का वार्षिक सम्मेलन आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ियों में ब्रैकेट में बांसवाड़ा आयोजित करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट, 1908 में सरकार द्वारा इस वार्षिक सम्मेलन पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, अक्टूबर 1913, रुको 1911 में, 13 में नहीं, सीक्वेंस से चलो पूरे। 1911 में बेड़सा गांव डूंगरपुर में गोविंदगिरी के द्वारा भगत पंथ की स्थापना की गई। इन्हीं का साथी है साहब, सुरजी भगत इन्हीं का साथी है, जो इनके सहयोगी के रूप में साथ साथ चलेगा। आप उसके नाम से ना जोड़ें, नाम से मत जोड़ो। सुरजी भगत इनका साथी रहा है। भगत पंथ आपके इनका ही है, भगत आंदोलन भी इनका ही है। ठीक है गुरुजी, लिखें, अक्टूबर 1913 में भील सैनिकों द्वारा
गुल मोहम्मद नामक सैनिक की हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। अगली लाइन। 17 नवंबर 1913 को 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ सम्मेलन पर मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने कर्नल शर्टन के आदेश पर सूंठ और ईडर के सैनिकों के साथ मिलकर, सूंठ और ईडर दोनों गुजरात में, के सैनिकों के साथ मिलकर गोलियां चला दी। यह घटना मानगढ़ हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। कर्नल शर्टन के सहयोगी मेजर एम.एस. बेले तथा मेजर स्टोकले थे। लिख लिए, मेजर स्टोकले थे। नेक्स्ट, पूंजिया भील प्रथम भील था जिसने आत्मसमर्पण किया। प्रथम भील था जिसने आत्मसमर्पण किया। इसी के कहने पर गोविंदगिरी ने
गोविंदगिरी ने आत्मसमर्पण किया। गोविंदगिरी ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण किया। नेक्स्ट, गोविंदगिरी पर मुकदमा चलाकर, गोविंदगिरी पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड दिया गया, जिसे बाद में 10 वर्ष की सजा में बदल दिया गया। सजा में बदल दिया गया। ठीक है। गोविंदगिरी ने अपना अंतिम जीवन या अंतिम समय कहां बिताया है? गोविंदगिरी ने अपना अंतिम जीवन या अंतिम समय कंबोई, गुजरात, कंबोई, गुजरात में बिताया। यहीं उनकी मृत्यु हुई। यहीं उनकी मृत्यु हुई। 20 में यहीं उनकी मृत्यु हुई और यहीं उनका स्मारक बना हुआ है। यहीं उनका स्मारक बना हुआ है। ठीक है। हेडिंग लिखे साहब। मोतीलाल तेजावत और एकी आंदोलन, और इस एकी आंदोलन का एक नाम और मिलता है ना, भोमट आंदोलन। सुनिए जी, 2 बातें जो आपको गोविंदगिरी में याद रखनी है। सजा पहले कितनी दी थी? बड़ी जल्दी बोले। मृत्युदंड, जिसे कम करके 10 वर्ष कर दी, और 10 वर्ष भी पूरी नहीं हुई उसकी सजा, पहले रिहा कर दिया उसको। ठीक है। हाँ जी, वकील का नाम नहीं लिखा क्या हमने? लिख लो कहीं पर भी जगह देख के। क्या नाम था उनके वकील का? अरे अंतोला नहीं है, केवल अंतोली है। ये तो राजस्थान में खास बात है किसी के भी नाम को महान करने की। मुकेश को मुकेशिया और हरि को हरिया। और एक, बस समझ गए अब, एक उनके सहयोगी का भी नाम याद रख लीजिएगा, सुरजी भगत। उनके सहयोगी का क्या नाम है? सुरजी भगत। ये 2 शब्द डाल लीजिए आप। गोविंदगिरी का मुकदमा लड़ने वाले वकील साहब तो कौन है? अंतोल दास। और उनके सहयोगी कौन है? सुरजी भगत।
हाँ जी, ये इनके सहयोगी नहीं है, ये गोविंदगिरी के सहयोगी है साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं आप लोगों की भावनाओं को। मोतीलाल तेजावत की बात करें, जन्म कहां पर? कोल्यारी गांव में। अब एक विशेष बात है साहब कि ये आपके ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आगे सुनिए कि ये पढ़ लिख कर साहब नौकरी भी लगे, पढ़ लिख कर नौकरी लगे, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, और झाड़ोल ठिकाने में, झाड़ोल ठिकाना उदयपुर में है ना, झाड़ोल ठिकाने में इनको एक पोस्ट दी गई थी, कामदार। ये पोस्ट है मैडम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड को लेखा जोखा रखने की, है ना, राजस्व विभाग वाली। सुनिए जी, इस पद पर रहते हुए इन्होंने देखा कि भीलों के साथ में, अब चूंकि यह आंदोलन केवल भील से ही नहीं है, साथ में गरासिया भी इंक्लूड है इसमें, कि इन जनजातियों के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि भाई मैं ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता हूं जो लोगों का शोषण करे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर अब इन्होंने इन भील गरासियाओं को संगठित करने के लिए आंदोलन चलाने का फैसला कर दिया है। ठीक है, संगठित कर आंदोलन चलाना है। अब जब एक करने की बात आएगी तो कौन सा आंदोलन चलेगा? एक तो आपको इस आंदोलन का नारा याद रखना है। क्या है नारा? ना हुकुम रहेगा ना हाकिम रहेगा। हाँ, कोई आदेश देने, सब समान नहीं रहे, सब समान रहेंगे, ये इसका नारा है। ठीक है, फिर बात करें, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। फिलहाल तो मैं कह रहा हूं आदिवासियों का मसीहा, साथ ही इसे आदिवासी लोग सम्मान से बाप जी बापसी कहा करते थे। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ सरकार और उस समय मेवाड़ सरकार और मेवाड़ के उस समय महाराणा हैं आपके फतेह सिंह, बात है आपकी 1921 की। 1921 में इन्होंने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के नाम पर भीलों की ओर से 21 मांग भेजी है, 21 मांगों की सूची भेजी है, जिसे इतिहास में मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। आंदोलन की जब आप शुरुआत देखेंगे तो मेवाड़ रियासत में, और मेवाड़ रियासत में चित्तौड़गढ़ में एक तहसील या कहें आपके एक उपखंड ब्लॉक लगता है आपके रश्मि या राशमी। ठीक है, राशमी में आपके एक जगह पड़ती है मातृकुंडिया, और इस मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। ठीक है, भगवान परशुराम द्वारा अपनी माता के हत्या के दोष के निवारण के लिए जो यज्ञ करवाया गया था मातृकुंडिया, इसीलिए इसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। यहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। ठीक है, फिर लोगों को ज्यादा संगठित करने के लिए इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया है। आंदोलन की शुरुआत 1921 में मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ के राशमी के मातृकुंडिया से। ठीक है, और यहां से किसानों की मांगों को मेवाड़ पुकार के माध्यम से, जिसमें कितनी मांगे हैं और किसके नाम पर?
फतेह सिंह के नाम पर। साथ ही सम्मेलन बुलाया गया बदराना गांव में। कौन से गांव में? और इस बदराना गांव में एक मंदिर है, हरिहर मंदिर। ठीक है, यहां से इस आंदोलन को विस्तार दिया जाएगा। ठीक है, लिखो। मोतीलाल तेजावत और एक्की आंदोलन ऑब्लिक भौमट आंदोलन, लिख ली हेडिंग। लिखें मोतीलाल तेजावत का जन्म। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में कोल्यारी गांव में एक ओसवाल परिवार में हुआ। कोल्यारी गांव उदयपुर में है साहब। ये वही जगह है जहां पर महाराणा प्रताप ने अपने घावों का इलाज करवाया था। एक ओसवाल परिवार में हुआ। नेक्स्ट, झाड़ोल ठिकाने में, झाड़ोल भी उदयपुर में है साहब। झाड़ोल ठिकाने में कामदार के पद पर रहते हुए, कामदार के पद पर रहते हुए, कामदार के पद पर रहते हुए, कामदार के पद पर रहते हुए मोतीलाल तेजावत ने भील गरासियों पर हो रहे अत्याचारों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। भील लोग सम्मानपूर्वक तेजावत को बाबजी और बाबसी, यहां पर जी की जगह सी, बापसी, बड़े अक्षरों में लिख देता हूं। कहा करते थे। लिखे आंदोलन की शुरुआत 1921 में चित्तौड़गढ़ के राशमी ग्राम के मातृकुंडिया नामक स्थान से हुई। ब्रैकेट में लिखना मेवाड़ का हरिद्वार। मातृकुंडिया नामक स्थान से हुई। राशमी ग्राम के मातृकुंडिया नामक स्थान से हुई।
कौन सा मैडम? चित्तौड़गढ़ में। नहीं, वो क्या होता है जब 2 बार बताया जाता है ना। ठीक है, लिखो। आंदोलन को विस्तारित करने के लिए, आंदोलन को विस्तारित करने के लिए विस्तारित करने के लिए ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को, ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को तेजावत द्वारा, ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को तेजावत द्वारा 1921 में ही, 1921 में ही उदयपुर के बदराना गांव, उदयपुर के बदराना गांव, बदराना, बदराना गांव, बदराना गांव के हरिहर मंदिर में, हरिहर मंदिर में हरिहर मंदिर में एक भील सम्मेलन बुलाया गया, बुलाया गया। नेक्स्ट, 1921 में ही, 1921 में ही, 1921 में ही महाराणा फतेह सिंह के नाम पर, महाराणा फतेह सिंह के नाम पर तेजावत द्वारा, तेजावत द्वारा भीलों की 21 मांग सूची, भीलों की 21 मांग सूची भेजी गई, 21 मांग सूची भेजी गई, जिसे मेवाड़ की पुकार, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है, मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। देखो, इसी से पता चल जाएगा कि ये मेवाड़ की पुकार का मतलब क्या है कि मेवाड़ के भी लोग चाहते हैं कि आप 21 इन मांगों को मान लें, लेकिन महाराणा ने इनको मानने से मना कर दिया। यकीन मान के चलो, सरकार का हिस्सा बना देंगे ना कभी आपको, सरकार को चलाना तो दूर की बात है, ठीक से बता भी नहीं पाएंगे। और मेरा कार्य यहां किसी के सरकार के कार्यों की समीक्षा करना नहीं है। आगे आगे चलें, आगे पहुंचो। महाराणा ने, महाराणा ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया, इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। लिखो, एक ही आंदोलन का नारा, एक ही आंदोलन का नारा। अच्छा गुरुजनों, ऐसे ही सुन लो, भोले मत रह जाना। एक ही आंदोलन का ही दूसरा नाम भोमट आंदोलन है ना। चाहे एक ही आंदोलन बोल दो, चाहे भोमट आंदोलन बोल दो, बात बराबर रहेगी, है ना। एक ही आंदोलन का नारा, ना हुकुम और ना हाकिम, ना हुकुम और ना हाकिम। ठीक है, इससे आगे की चर्चा अगली कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद।